दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही उपयोगी होंगे। कैसे? क्योंकि आपको इसके आधार पर ये पता चल जाएगा कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न जो आते हैं ग्रुप डी के वो किस प्रकार के होते हैं। तो आइए जो हम प्रश्न आज देखने वाले हैं वो है 28 नवंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट का ये पेपर होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर। देखिएगा, मान लीजिए हमें H2O का परमाणु आणविक द्रव्यमान निकलना है। तो H2 यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 1 होता है। और उसके बाद ये 2 है, 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 16 जोड़ देंगे। तो 2 + 16 हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। यानी इस तरह से ये ऑप्शन ए यानी अणु में परमाणु के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, लवण जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लवण जल का विद्युत अपघटन। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार कांच की पट्टी के 2 समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का संबंध बताइए। देखिएगा, एक ये आयताकार पट्टी है और मान लीजिए यहाँ से हम एक प्रकाश गुजारते हैं। तो गुजारने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से मुड़ेगा और फिर ऐसे हो जाएगा। और आगे जब हम इसको डाइजेस्ट करेंगे तो ये समानांतर हो जाता है आपको अविलंब के, यानी जो आपतित किरण के आगे बढ़ेगा तो उसके समानांतर जैसा दिखाई देता है। तो इसमें दिया हुआ है निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में समानांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से संबंध में सत्य नहीं है? यानी हमको गलत ढूंढना है। ये गलत कौन सा है? इसमें दिया हुआ है पहला, यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। सही है। मान लीजिए दर्पण है, यहाँ से जा रहे हैं तो एक काल्पनिक रेखा होता है, यहाँ सी होता है आपका और यहाँ हो जाता है एफ होता है। इसको फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी ये पहला जो कथन दिया है वो सही है। दूसरा जो दिया है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। देखिए यहाँ जैसे इसे कीजिएगा तो ये जो ऐसा होता है तो अभिलंब होता है, यानी ये लंबवत होता है। ये भी सही है। अगला जो दिया हुआ है, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। यानी ये देखिए ये गलत दिया हुआ है। ये है आपका मुख्य अक्ष, ये समानांतर किरण जब जाएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, न कि मुख्य ये वक्रता त्रिज्या के, यानी ये गलत है। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है, गोलीय दर्पण फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता, ये गलत दिया हुआ। जो गोलीय दर्पण में जो फोकस जो होता है ना, वो फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पे ही होता है। यानी ऑप्शन 3 और जो 4 दिया कथन वो गलत है, यानी इस प्रकार से ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन डी, ध्वनि के बहुप्रवर्तन के द्वारा। यानी ध्वनि बार बार जो परावर्तित होकर कानों तक पहुंचती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? तो देखिए, विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य और उसमें भाग देंगे आवेश, यानी
V इक्वल टू होता है ये V इक्वल टू होता है W/Q। W को हम कार्य के लिए यूज करते हैं और Q को आवेश के लिए। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है। देखिएगा, न्यूटन भार का एसआई मात्रक है, उसी प्रकार दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। यानी इसका सही उत्तर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखिएगा, जब किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं अपचयन करना होता है, और जब उससे हाइड्रोजन अलग होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है अपचयन के पश्चात। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब ठोस लीड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट रह जाता है। दो गैसें निकलती हैं, एक लाल भूरे रंग की और दूसरी दहन में सहायक होती है। देखिए, दहन में सहायक तो सिर्फ ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ए में दिया हुआ है और यहाँ पे दिया, लेकिन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो कलर होता है वो लाल और भूरे रंग का होता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा विभज्योतक प्ररोह मूलों के सिरों पर लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है। तो ये गर्भ निरोधक जो विधियाँ होती हैं, गर्भ निरोधक का अर्थ होता है कि प्रेगनेंसी को रोकना। इसमें बी दिया हुआ है, कंडोम का उपयोग करके शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकना, ये होता है गर्भ निरोधक विधि। गर्भाशय में कॉपर टी डालना, ये भी गर्भ निरोधक विधि होता है। अंडाशय से अंडों को निकलने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन करना, ये दवा के द्वारा माध्यम से होता है। लेकिन गर्भपात जो होता है ना, गर्भपात, ये गर्भ निरोधक विधि नहीं है। अगला जो प्रश्न है, कोशिका के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दिया है, कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जो जीव के आकार से संबंधित नहीं होता। देखिएगा, कोशिका का जो आकार होता है वो जीवों के शरीर पर निर्भर नहीं करता है, वो उसके कार्य पर से संबंधित होता है। अगला जो प्रश्न है, एक बर्तन से भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दबाव डालता है। तो दिया है, ये समझ लीजिए ये बर्तन है, अगर इसमें द्रव भरा हुआ है तो ये जो दबाव डालेगा ना, तो सभी यहाँ पे भी एक समान रूप से, यहाँ भी और नीचे भी, यानी सभी दिशाओं में एक समान रूप से दबाव डालेगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को डैश कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। देखिएगा, ये दो बिंदु होंगे और इनके बीच की जो ये न्यूनतम दूरी, इसको बोलते हैं विस्थापन, और इसको बोला जाता है यहाँ से अगर यहाँ तक हमको पहुँचना है तो हम इसको दूरी बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, मधुमक्खी के सामान्य नाम और उसके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित करना है। पहला दिया है भारतीय मधुमक्खी, तो इसको बोलते हैं एपिस सेरेना इंडिका कहा जाता है। दूसरा जो दिया हुआ है सैल मधुमक्खी, इसका जो है एपिस डोरसेटा होता है दिया है। तीसरा लिटिल मधुमक्खी, ये होता है एपिस फ्लोरी, इसका वैज्ञानिक नाम है। और फिर दिया है इटालियन मधुमक्खी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है एपिस मेलिफेरा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पुष्पीय पौधों में कायिक प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है।
देखिए, कायिक प्रबंधन का अर्थ होता है पौधों को उसके तनाव के द्वारा नए पौधों का संवर्धन करना, यानी उसे प्रवर्धन करना, यानी पौधों को प्राप्त करना। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। यानी जो पौधे एक साथ अगर हम दो पौधे लगाते हैं, एक बीज के माध्यम से और तना के माध्यम से, तो तना के माध्यम से जिस पौधे को लगाया जाता है तो वो पहले फल देगा बीज से लगे पौधे की अपेक्षा में। अगला जो प्रश्न दिया है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना। इसको बोलते हैं ग्लेवेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेवेनाइजेशन बोला जाता है, या इसको बोलते हैं यशोद लेपन कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, किसी धातु पे जंग न लगे तो उस पर क्या करते हैं, एक पेंट कर देते हैं, और पेंट से क्या होता है उस पर ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। ऑक्सीकृत नहीं होने की वजह से उसमें जंग नहीं लग पाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे और एक बौने मटर के पौधों का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा सभी क्या थे? लंबे थे, यानी जो भी पौधे थे सबके सब लंबे थे। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे खड़ी ट्रक को बल से धक्का देता है। वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करती है। यदि प्रतिकर्षण बल समान और विपरीत हो, जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है? त्वरित का अर्थ होता है गतिशील क्यों नहीं हो पाती है। इसका मुख्य कारण है क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण लागू अपकर्ष बल संतुलित करता है। संतुलित यानी इसको ये दोनों को बैलेंस करता है। अगला जो प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है? देखिए, प्लग कुंजी जो होता है ये परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने का काम करता है। इसको बोलते हैं प्लग स्विच कहते हैं। स्विच ऑफ ऑन, इससे होता क्या है कि ये धारा को प्रवाहित होने देता है और धारा को प्रवाहित होने से रोकता भी है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम। हम जानते हैं सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु होता है वो होता है पोटेशियम, और उसके बाद होता है सोडियम। लेकिन सोडियम जो है सबसे ज़्यादा तेजी से वो जल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला जो प्रश्न है, कोलाइड कण डैश के द्वारा पृथक होते हैं। तो जो कोलाइड कण होते हैं वो अपकेंद्रण के द्वारा पृथक होते हैं। हम जानते हैं अपकेंद्रण बल, तो इसमें क्या होता है, जब किसी द्रव को तेज से घुमाया जाता है ना, तो उसके जितने भी कोलाइड होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं वो, तो इसी को बोलते हैं अपकेंद्रण। अगला जो प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो काम होता है कि उसको अगर लगता है कि कोशिका के अंदर कोई विकार है तो उसको वो पचा लेता है, और अन्यथा उसको लगता है कि कोशिका में बहुत बड़े तौर पे विकार उत्पन्न हो गया है तो अपने आप को नष्ट करके कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब डैश। देखिएगा, ये वस्तु है और मैं इधर बल लगा रहा हूँ, जो बल की दिशा और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो उसको धनात्मक कहा जाता है, और बल की दिशा में जहाँ बल लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में आएगी तो उसको ऋणात्मक कहेंगे, और वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो उसका जो विस्थापन शून्य हो जाएगा, इसलिए उसको उसका किया गया कार्य शून्य कहलाएगा। यानी ऑप्शन सी सही होगा, बल एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है।
अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह को परावैंगनिक विकिरण से परिरक्षित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओजोन। ओजोन जो लेयर होता है वायुमंडल में, वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकता है, जिससे क्या होता है, हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से हम बच पाते हैं।